अविनाश जी, प्लास्टिक पाइप से जुड़ी हुई कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर है। क्या ग्रोथ आउटलुक है इस कंपनी का? क्योंकि अभी तो पंकज जी को इस पे घाटा ही हो रहा है। क्या इसको होल्ड करके रखना चाहिए और फिर से 90 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक में अगर ये थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखना चाहते हैं तो जरूर इसमें बने रहे, क्योंकि हमको लग रहा है कि कंपनी ने काफी मेहनत से अपने R&D से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो वेरी जल्दी CNG व्हीकल्स के लिए यूज होने वाला है। और ये प्रोडक्ट की अभी टेस्टिंग हो रही है। मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले 2 या 3 महीने के बाद होपफुली ये CNG के व्हीकल्स में ये पाइप्स यूज किए जाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में सबसे पहली बार ये कंपनी लॉन्च कर रही है। अगर कंपनी के नतीजे भी देखें तो हमको लग रहा है कि ठीक-ठाक है। मार्केट ने शायद थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली का एक ट्रेंड इस स्टॉक में दिया है। बट फंडामेंटल स्ट्रांग है और ये कंपनी अगर कोई कम से कम 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करता है, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे अपसाइड मिलेंगे। थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, बाज़ार का मूड थोड़ा-सा नेगेटिव है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो मेरी राय में होल्ड करिए। जल्दबाज़ी में इसमें लॉस मत बुक करिए और आने वाले 6 से 12 महीने में अगर ये होल्ड करे, तो अच्छा खासा अपसाइड इनको यहाँ पे मिलेगा। प्राइम टेक्नोप्लास्ट में होल्ड करने की सलाह है। 6 से 12 महीने में आपको एक अच्छा मुनाफा यहां पर देखने को मिल सकता है। चलिए पहले दर्शक को जोड़ेंगे। आज के हमारे लाइव कॉलर अपूर्व नंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। अपूर्व, आप पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरा सवाल ये, मैंने टेक सोल्यूशन के 59 रुपीज में 1000 शेयर खरीदे थे। अभी उसका प्राइस अराउंड 49 रुपीज है और मैंने मीडियम टर्म के लिए खरीदा था, तो मुझे क्या करना चाहिए? टेक सोल्यूशन मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस वाली ये कंपनी है। अपूर्व, ये बताइए कि आपने ये स्टॉक खरीदे कब थे और आपका नजरिया क्या है? क्या निवेश के लिए आपने लिया है या फिर ट्रेडिंग का आपका नजरिया था? मैंने मीडियम टर्म के लिए लिया था और मैंने अराउंड 1 महीने पहले लिया होगा। ठीक है, चलिए इस पर जवाब जानते हैं। अविनाश जी, आपसे इसका हम जवाब चाहेंगे। टेक सॉल्यूशंस 59 रुपए के आसपास से खरीदे, फिलहाल शेयर ट्रेड करा 45 रुपए के आसपास। मीडियम टर्म का इनका नजरिया है। क्या सलाह होगी आपको, बने रहें या फिर कोई बेहतर विकल्प आप सुझाएंगे इनको? मेरे ख्याल से अगर इनका मीडियम टर्म व्यू है अभिषेक, तो इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए ये कंपनी, जैसे आपने कहा कि बेसिकली ये IT सॉल्यूशंस फार्मा सेक्टर के लिए ज्यादातर केटर करती है। काफी फार्मा कंपनीज इनके क्लाइंट्स है। तो ये ज्यादातर एक फार्मा फोकस्ड प्ले वाली IT कंपनी है जो काफी कम कंपनियां फोकस करती है। हमारा मानना है कि कंपनी के पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है, नॉट ओनली इंडिया से लेकिन यूरोप में भी इनका काफी बड़ा कारोबार है। नंबर्स का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा-सा ढीला ज़रूर है, बट हमको लग रहा है कि FY22 का सेकंड हाफ कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनका नज़रिया कम से कम 6 से 12 महीना होना चाहिए अगर इनका मीडियम टर्म व्यू है। तो 1 आध महीने के बाद अगर स्टॉक चलता नहीं है तो इनको चिंता करने की बात नहीं करनी चाहिए। कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा कम से कम 15-16% की अपसाइड ऑन अ लोअर बेस पॉसिबल लग रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अविनाश जी, टाटा पावर पर आ दीजिए। देखिए, अब एक तो ईवी को लेकर कंपनी काफ़ी थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रही है, रिन्यूएबल में उतरने की योजनाएं हैं। हालांकि अब इनके वैल्यूएशन को लेकर दिक्कतें थोड़ी सी खड़ी हो रही हैं, ऐसा ब्रोकरेज हाउसेज ऐसा आशंका जता रहे हैं। और सिटी ने, CLSA ने इसको डाउनग्रेड किया, लेकिन स्टॉक की रफ्तार पर कोई असर नहीं है। ये बताइए कि टाटा पावर आपको कैसा लग रहा है और आप क्या सलाह देंगे? अभिषेक, पहली बात तो टाटा पावर में अगर किसी को पे आउट करना है तो जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा लंबा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने जिस प्राइस पे एंटर किया है वो काफी ऊपरी लेवल पे है। हालांकि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50-55-60 रुपए से चला है और एक तरफा इसमें ऊपरी मूवमेंट देखने को मिली है। तो ऑब्वियसली अभी स्टॉक कंसोलिडेट होगा, लेकिन अगर कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो टाटा पावर जो ट्रेडिशनल पावर जनरेशन बिजनेस में था उसको ऑब्वियसली तो फोकस में रख रहा है, बट उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो चार्जिंग का बिजनेस है वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग फोकस करने की बात कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी पैसा लगाने की बात कर रहा है। तो ये सारे बिजनेसेस हमको लग रहा है अगले 2-3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी को देंगे। तो अगर निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे स्टॉक होता रहेगा, लेकिन नंबर्स डेफिनेटली आगे आने वाले सालों में बहुत बढ़िया आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक भी साबित हो सकता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अगर पैसों की जरूरत नहीं है और अगर ये बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो टाइम फ्रेम लंबा इनको जरूर रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। ठीक है, लंबी अवधि का भविष्य टाटा पावर का बहुत अच्छा है और जो भी बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं वहां पर पोटेंशियल भरपूर है। अविनाश जी, IRFC पर भी राय दीजिए आप।
अभिषेक, आईआरएफसी में हम समझते हैं कि ये तो ऐसा शेयर है जो एफडी को रिप्लेस करता है, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड ही बहुत अट्रैक्टिव है। आज हम सभी जानते हैं कि बेसिकली अगर डिविडेंड यील्ड अच्छा है और कंपनी का जो बिजनेस है वो बेसिकली मोनोपोली बिजनेस है। ज्यादातर ये कंपनी अपने जो लीजिंग का जो बिजनेस है वो इंडियन रेलवे के साथ करती है, तो बिजनेस एश्योर्ड होता है। सबसे बड़ी बात, कोई बैड डेट या एसेट क्वालिटी का इशू नहीं है, पैसा भी टाइम पे आता है। तो अगर लंबी अवधि के लिए इनको निवेशित रहना है तो ही स्टॉक में रहिए, क्योंकि इसमें कोई बड़ा मूवमेंट शॉर्ट टर्म में आएगा नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमको लग रहा है कि बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, क्योंकि नॉट ओनली प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से, लेकिन इवन जो प्राइस टू बुक का हिसाब से अगर देखें तो कंपनी में अपसाइड पोटेंशियल काफी है। जरूरत इतनी है कि इनको थोड़ा लंबा नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड नहीं दिखाएगा, बट हाँ, 1 साल 2 साल में डेफिनेटली अच्छा पैसा बना। हाँ जी सर। ठीक है अविनाश जी, टीसीएस 50 शेयर हैं 3550 रुपए के भाव पर। हमने देखा था कि नतीजों के बाद थोड़ी सी निराशा आई थी स्टॉक में और 4000 रुपए के आसपास जो पहुंचा था स्टॉक, वहां से थोड़ा सा करेक्ट हुआ। इस वक्त इनके खरीद भाव से थोड़ा सा ही नीचे है ये। टीसीएस पर आपका व्यू क्या होगा, और साथ में आप एचसीएल टेक पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि ये लंबी अवधि के निवेशक हैं। अभिषेक, पहली बात तो टीसीएस में अगर इन्होंने लंबी अवधि के लिए शेयर खरीदा है तो करंट लेवल्स पे भी मुझे लग रहा है कि इनको खरीदना चाहिए। देखिए, टीसीएस का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही रोबस्ट है, और पोस्ट कोविड हमको लग रहा है कि आईटी सेक्टर में बहुत ही उम्दा तरीके से ऑनलाइन, डिजिटल और क्लाउड स्पेस में ग्रोथ आएगा। इनफैक्ट जो बिजनेस कमेंट्री थी टीसीएस की Q2 के बाद वो बहुत ही पॉजिटिव थी, और हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ तो अच्छा रहेगा ही, बट आने वाले 1-2 सालों में टीसीएस बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना आईटी का बिजनेस क्लाउड और डिजिटल में बढ़ाएगा। तो अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल है तो मैं समझता हूँ कि 4300 4400 भी पॉसिबल है। तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है। दूसरी बात, एचसीएल टेक की भी बात करें तो एचसीएल टेक की भी मार्जिन की गाइडेंस करीबन 20-21% दी है। उन्होंने भी कहा है कि डिजिटल क्लाउड स्पेस में वो काफी पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। तो ये भी काउंटर में हम मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। ये भी काउंटर अगर थोड़ा सा गिरता है, वीक होता है, तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको लग रहा है ये शॉर्ट टर्म में जो आईटी में वीकनेस है वो थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करेगी, लेकिन उसके बाद वापस यहाँ पे एक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो स्टे इन्वेस्टेड और कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया रखें, दोनों शेयर्स में होल्ड करें। अविनाश जी, एपटेक पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं, पर मैं लंबी अवधि का इसका चार्ट देख रही थी, हर बार स्टॉक जो है वो 400 रुपए के लेवल से नीचे आया है वापस। अब भी 380 के लेवल पे खड़ा हुआ है। क्या कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख के लगता है कि अब ये 400 रुपए क्रॉस करेगा, और क्या कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे हैं? मुझे लग रहा है कि देखिए, एपटेक डेफिनेटली अपने फील्ड में एक जाना हुआ मार्केट लीडर है। इनफैक्ट एजुकेशन स्पेस में और जिस प्रकार से मल्टीमीडिया में इन्होंने काम किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल इनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। इनफैक्ट इनका बिजनेस मॉडल ज्यादातर ऑनलाइन पहले भी था और पोस्ट कोविड भी इनफैक्ट इनको इतना ज्यादा कोई परेशानी बिजनेस मॉडल में नहीं हो गई। मेरा ख्याल से आपने सही कहा कि 400 रुपए का एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन अगर हम FY22 और 23 का ग्रोथ आउटलुक देखें तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस इन्वेस्टर्स को रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ेगी मार्केट को डेफिनेटली इस स्टॉक पे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे काफी बड़े निवेशक जैसे आरजे ने भी काफी बड़ा स्टेक लिया है। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल बेस भी काफी अच्छा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टर को यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली जब स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है तभी एक राइट टाइम होता है जब आपको ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर नजरिया कम से कम 12 से 18 महीना है तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू स्टे इन्वेस्टेड, और यहाँ पे इमीडिएटली इस प्राइस पे स्टॉक बेचिए। ठीक है, तो एपटेक में बने रहने की सलाह है। तरुण जी की ने सवाल पूछा है, 200 शेयर्स हैं और इनकी खरीद का भाव 74 है। अविनाश जी, मैं आपसे ही भेल पे आउटलुक जानना चाहूंगी। अभी कंपनी ने रिजल्ट्स भी पेश किए, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली। अब इस कंपनी को लेकर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि पीएसयूज में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना है इस पूरे साल मार्केट्स का, पर भेल को लेकर आपकी क्या राय होगी? मुझे लग रहा है कि बीएचईएल ने डेफिनेटली नंबर्स जो प्रेजेंट किए हैं वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई बेसिस पे अगर हम देखें तो काफी अच्छे थे। नुकसान और घाटा जो था वो पिछले तिमाही के हिसाब से थोड़ा सा कम जरूर हो चुका है। कंपनी ने अपना कर्जा भी कम किया है, अपने जो एवरेज डेटर्स है यानी जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी इम्प्रूव किया है। बट हमको लग रहा है कि अगर किसी को इस प्राइस पे निवेश करना है
या जिन्होंने पहले खरीदा है, इनको पॉसिबली एक 6 से 12 महीने की और टाइम फ्रेम कंपनी को देने पड़ेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर हम एल&टी के नंबर्स देखें जो इनका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, तो वहां पे रेवेन्यू ट्रैक्शन, प्रॉफिट ट्रैक्शन बीएचईएल से काफी बेहतर है, क्योंकि इनकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है। बीएचईएल की एग्जीक्यूशन बहुत खराब है और हमको लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश के लिए मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा समय रुके, क्योंकि शायद तीसरा और चौथा क्वार्टर भी काफी कॉम्पिटिटिव और थोड़ा सा नुकसान वाला क्वार्टर ही रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड फ्रेश बाइंग, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। ऑब्वियसली FY23 अच्छा होने की उम्मीद है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में किसी बड़े उछाल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए बीएचईएल के स्टॉक में। चलिए अगला सवाल लेंगे। रामदास दिघे ने हमें व्हाट्सएप किया है, वापी गुजरात। इनके पास इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर हैं 1233 रुपए के भाव पर। अविनाश जी, इस पर आप ही राय दीजिए। अब जो हाउसिंग वाले शेयर हैं, कंस्ट्रक्शन वाले शेयर हैं और उनसे रिलेटेड जो फाइनेंस कंपनियां हैं, उनके लिए उम्मीद की जा रही है कि अच्छे दिन आएंगे। हालांकि इनके खरीद भाव के आसपास ही स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह होगी या फिर कुछ और आप सुझाएंगे, कोई बेहतर विकल्प सुझाएंगे आप? देखिए, पहली बात तो अभिषेक, हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रुझान हमने कंपनीज के मैनेजमेंट से सुना है पोस्ट Q2 रिजल्ट्स, और इसमें काफी कंपनी ने नंबर्स काफी अच्छे दिखाए। अगर हम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो एक बात तो आपको समझना है कि ये एक हाई बीटा काउंटर है, जहां पे जो रिस्क एपिटाइट ज्यादा वाले इन्वेस्टर्स है उन्हीं को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी टूट चुका है। हमको लग रहा है जो भी नेगेटिव्स है इस स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो अगर इन्वेस्टर का नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना है, तो मुझे लग रहा है कि उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इससे निकलने के लिए, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, उनका लोन बुक भी काफी स्ट्रांग है और लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। तो अगर इनका नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ्स है तो होल्ड करिए। ये हाई रिस्क काउंटर जरूर है, लेकिन अगर रिटर्न अच्छे आते हैं तो काफी बेहतरीन रिटर्न इनको मिलेंगे, बट टाइम फ्रेम कम से कम 6 to 12 मंथ्स रखिए। यही मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट। ठीक है, चलिए अब दूसरी क्वेरी लेते हैं। क्लैरेंट केमिकल्स पे राजेश जी ने हमसे सवाल पूछा है। 100 शेयर्स हैं इनके पास और 480 की खरीद है। अविनाश जी, मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये केमिकल स्पेस से जुड़ी कंपनी है और हम लगातार देख रहे हैं कि मार्जिन्स पे इनके अब प्रेशर आ रहा है। अभी राजेश जी को इस पे मुनाफा हो रहा है, क्या आप इसमें निकलने की सलाह देंगे? और हमें ये भी बताइए कि केमिकल स्पेस को लेकर आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि हमने ज़बरदस्त रनअप देखा है ये सारे ही काउंटर्स में। क्या अभी दर्शकों को या निवेशकों को केमिकल कंपनीज में जहां पे उनको मुनाफा हो रहा है होल्ड करके चलना चाहिए, आगे अपसाइड देखने को मिल सकती है, या अगर मुनाफा हो रहा है तो उसे बुक करके निकलें? देखिए, पहली बात तो केमिकल सेक्टर एक ओवरबॉट सेक्टर हो चुका है और अभी हम समझते हैं कि इतनी बड़ी तेजी होने के बाद इस सेक्टर में कंसोलिडेशन होगा। और ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत सारी केमिकल कंपनीज में रेवेन्यू तो बढ़ा है, बट मार्जिन प्रेशर अभी क्लियरली दिख रहा है। और मार्जिन प्रेशर जब शुरुआत होता है तब वो एक क्वार्टर के लिए रुकता नहीं है, वो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए लगातार कंटिन्यू होता है। तो रेवेन्यू जरूर बढ़ रहा है, लेकिन मार्जिन घट रहे हैं और ये बात मार्केट्स को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको लग रहा है कि अगर निवेशकों ने थोड़ा सा पैसा इसमें बना है तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि आने वाला एटलीस्ट 2 या 3 क्वार्टर्स में ये मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू होगा, तो मार्केट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक्स को और डीरेट करेगी। ओवरऑल केमिकल स्पेस में हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की गेन्स हमने 1.5-2 साल में देखी है, वो शायद आने वाले 1 या 1.5 साल में पॉसिबल होगा कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव्स दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर आएगा तो इसमें मुनाफा वसूली आएगी। तो आई वुड सजेस्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट मत करिए, और जो मुनाफा थोड़ा सा बना है उसमें प्रॉफिट बुक करके अपना पैसा कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद और थोड़ी डी रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लैरेंट में आने वाले दिनों में और थोड़ी सी यहाँ से री रेटिंग हो सकती है और भाव यहाँ से ऊपर जा सकती है। मुझे लग रहा है कि देखिए, जेके टायर्स में डेफिनेटली मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रॉ मटेरियल की कीमतें में अगर थोड़ी सी गिरावट आती है तो मार्जिन में इनके लिए डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओवरऑल ऑटो सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत ही उम्दी तरीके से कमर्शियल व्हीकल स्पेस, ट्रैक्टर स्पेस, इनफैक्ट 2 व्हीलर के वॉल्यूम नंबर्स काफी बढ़िया आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका रब ऑफ इफेक्ट जेके टायर्स को जरूर मिलेगा। इनफैक्ट जेके टायर्स कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर स्पेस में काफी डोमिनेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अभी जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहिए। मुझे लग रहा है कि तीसरी और चौथी तिमाही जो FY22 की है वो और भी अच्छी आएगी,
और ऑब्वियसली अगर क्रूड के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ होते हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होते हैं, तो आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा और इस प्राइस पे वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो इस लेवल से होल्ड करिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है और इनको कम से कम 190 200 का भी लेवल मिल सकता है। ठीक है, बीओबी और कृष्णा डायग्नोस्टिक। चलिए कृष्णा डायग्नोस्टिक पर पहले जवाब जानेंगे। अविनाश जी, कृष्णा डायग्नोस्टिक हमने देखा है कि कोविड के समय में इन कंपनियों के लिए डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। हालांकि वहां पर एक दिक्कत थी कि मार्जिन वाला थोड़ा सा एक कैपिंग वाला प्रेशर था। अब जबकि चीज़ें सामान्य हो रही हैं और नॉन कोविड वाली जो चीज़ें हैं वो जोर पकड़ेंगी, उसके चलते ये मानना चाहिए कि शायद मार्जिन अब सुधरेंगे इन कंपनियों के। कृष्णा डायग्नोस्टिक, आपकी क्या सलाह होगी, क्या बने रहे अभी ये? अभिषेक, कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर अपने आईपीओ के लिस्टिंग के बाद प्रेजेंट किया है। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूव होगा, लेकिन अगर हम मेट्रोपोलिस जैसे बड़े डायग्नोस्टिक प्लेयर की बात करें तो हाल ही में इन्होंने जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। मार्जिन प्रेशर क्लियरली दिख रहा है और आपने सही कहा कि कोविड की डिमांड तो अभी आने वाले क्वार्टर्स में आने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि नॉर्मल सी अभी बहुत जल्दी सभी जगहों पे आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इंक्रीमेंटल अपसाइड ये स्टॉक में अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। क्लियरली ये कमोडिटी बिजनेस बन रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दूसरे विकल्प है जहाँ पे ये पैसा लगा के थोड़ा सा ये अपना नुकसान कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेस में अभी वैल्यूएशन री रेटिंग आने की थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी लग रही है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर आएगा तो मार्केट्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अविनाश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या आप सलाह देंगे? कल नतीजे कंपनी ने घोषित किए थे और अब एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और अब प्रॉफिट के फिगर भी कंपनी ने अच्छी रिपोर्ट की है और आज शुरुआती मजबूती ज़्यादा थी, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन क्या अभी निवेशित रहने की सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक में मैं समझता हूँ एसबीआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इवन करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका एक मेन कारण है कि बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी का पूरी तरह से क्लीन अप किया है। आने वाले दिनों में बैंक ने बहुत इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी पे किया है और ऑब्वियसली फ्रॉड मैनेजमेंट और जो एंटी प्रैक्टिसेस होते हैं पैसा ट्रांसफर करने की, लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए भी इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारा मानना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, जीडीपी के नंबर्स इंप्रूव होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑलरेडी हमको ग्रोथ साइंस दिख रहे हैं, तो इसका फायदा जरूर बैंक ऑफ बड़ौदा को जरूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए, कम से कम 140 150 का नियर टर्म का टारगेट बनता है और मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर इनको कोई जल्दबाजी नहीं है तो थोड़ा वो ये एवरेज भी कर सकते हैं। हमारा मानना है कि ये डेफिनेटली पीएसयू स्पेस में काफी वेल मैनेज्ड बैंक। जी, अब दूसरी क्वेरी लेते हैं। संजय राय जी की दो स्टॉक्स पे राय जानना चाहेंगे। पहला है IEX, जिनके इनके पास 20 शेयर्स हैं और इनकी खरीद का भाव मात्र 281 रुपीज़ है। यहाँ पे एक अच्छा मुनाफा हो रहा है और जो दूसरी होल्डिंग है वहाँ पे भी काफ़ी बेहतरीन मुनाफा है इनको। हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड HIL, इसके भी 20 शेयर्स हैं और 881 इनकी खरीद का भाव है। अविनाश जी, दोनों ही स्टॉक्स में आपकी क्या राय होगी और ख़ासतौर से IEX पे, क्योंकि बोनस के बाद जिस तरीके की तेज़ी देखने को मिली थी और वहाँ से जो स्टॉक में गिरावट हमें देखने को मिली एक मार्केट के रिएक्शन के साथ, उस पे आपके आगे के और लॉन्गर टर्म लेवल्स क्या होंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि IEX ने शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी तेजी दिखाई है, लेकिन सबसे बड़ी पॉजिटिव जो इन्वेस्टर का है कि इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही अच्छी है। बहुत ही निचले लेवल पे इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। तो मेरे ख्याल से अभी तो 2:1 का बोनस अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किया है, तो ऑब्वियसली इनकी एवरेज कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स की बात करें सृष्टि, तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी तो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स में भी इनको परमिशन मिली है। इन्होंने गैस का भी ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया है। तो आने वाले 1.5-2 सालों में मुझे लग रहा है कि काफी ऐसे रेवेन्यू ट्रिगर्स है और अर्निंग्स ट्रिगर्स है जो कंपनी को प्ले आउट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अभी भी एक मोनोपोली बिजनेस है। मोनोपोली बिजनेस और प्लेटफॉर्म बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, तो ये कंपनी की वैल्यूएशन आगे भी अच्छी प्रीमियम रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो जल्दबाजी ना करें। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्स बोनस और कम बोनस का जो प्राइस है, ये कम से कम 1.5-2 साल में वापस वही लेवल पे आने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे वन शुड स्टे इन्वेस्टेड, यहाँ पे जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहिए। IEX में बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर आप निवेशित रहिए अभी। चलिए अगला सवाल लेंगे। गौरी शंकर ने रोहतक से हमें व्हाट्सएप किया है। इनके पास ग्रेन्यूल्स इंडिया के 240 शेयर हैं 353 रुपए के भाव पर और हैथवे केबल है 1526 रुपए के भाव पर। ग्रेन्यूल्स, इस पर आपसे राय चाहेंगे अविनाश जी, क्या आप सलाह देंगे? 353 रुपए के खरीद भाव इनकी है, लेकिन अब स्टॉक जो है वो
ट्रेड कर रहा है, आपको इसका भाव बता देते हैं। 318 रुपए के आसपास। क्या सलाह होगी, क्या बने रहेंगे? बिल्कुल, देखिए ग्रैन्यूल्स बेसिकली एपीआई में भी है और फॉर्मुलेशन बिजनेस में भी है। इनका बड़ा मार्केट यूएस और यूरोप में है। हमको लग रहा है कि अभी हाल ही में जिस प्रकार का मार्जिन प्रेशर हमने एपीआई बिजनेस पे देखा है, इसी कारण से मार्केट थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड है। बट हमारा मानना है कि कंपनी काफी अच्छी तरह से नए ड्रग मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम कर रही है और इसका बेनिफिट कंपनी को आने वाले कम से कम 12 से 18 महीने में जरूर मिलेगा। तो अगर इनका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है अभिषेक, तो इनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे जो भी नेगेटिव्स है वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है और अगर ये कम से कम साल 1.5 साल अगर होल्ड करते हैं तो इसमें अच्छी तेजी इनको मिलेगी। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अच्छे। भविष्य ग्रेन्यूल्स का अच्छा है, लेकिन अविनाश जी, इनके पास हैथवे केबल भी है, 26 रुपए खरीद है और 1500 इनके पास शेयर है। हमने लगातार इसमें एक डाउन ट्रेंड ही देखा है हैथवे केबल में। क्या इसमें भी निवेश बनाए रखें या फिर कहीं और स्विच कर लें? ये देखिए, मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो ये है कि ये एक मुकेश अंबानी ग्रुप कंपनी है और किस प्रकार से अभी हाथवे केबल का इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क ये मीडिया के लिए यूज करते हैं, ये आगे देखना पड़ेगा। बट इसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि जब प्रमोटर इतना स्ट्रांग है तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करिए। मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स का जो प्राइस है इसमें रिस्क रिवॉर्ड मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्ट्रेच नहीं है, वैल्यूएशंस भी काफी रीजनेबल है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा समय अगर कोई निवेशित रहता है तो आगे हमको लग रहा है कि अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज मैनेजमेंट के साइड से आता है, कोई एक्विजिशन या कोई नया बिजनेस, तो हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें निवेशित रहना ही ठीक रहेगा। क्योंकि जब प्रमोटर ने खुद ऊपरी भाव पे ये स्टेक कंपनी में लिया है तो इसका मतलब साफ है कि प्रमोटर और मैनेजमेंट इज मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बिजनेस। तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। हालांकि लंबी निवेश के लिए ये मैं सलाह दे रहा हूँ।